नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जब चुनावी समर शुरू होता है उसी के साथ तमाम दांवपेच शुरू हो जाते हैं। तमाम पार्टियों की कोशिश होती है कि कैसे सत्ता को हासिल किया जाए, कैसे सत्ता पर काबिज हुआ जाए और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह की राजनीति अपनाती हैं। और इस बार अगर आज की राजनीति की बात करें तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट पहली जारी की है जिसमें 60% उन्होंने दलित और ओबीसी के चेहरों को उतारा है। तो आज देखते हैं कि दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक किसको जो है इस सत्ता की चाबी सौंपता है, क्योंकि बाकी पार्टियां भी इनके पीछे हैं। तो आइए देखते हैं बहुजन दिलाएंगे किसको बहुमत। यूपी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 107 उम्मीदवारों में 44 ओबीसी, 19 दलित और 10 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए 20% दलित उम्मीदवारों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को दलित वोटर्स का साथ मिला था। दूसरी तरफ भीम आर्मी के जरिए दलित वोटर्स पर अपना दावा करने वाले अखिलेश यादव को चंद्रशेखर ने झटका दे दिया है। भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी अब साथ साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोनों पार्टियों के बीच कोई भी गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के कसीदे पढ़ने वाले चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दलितों की अनदेखी करने का आरोप लगा डाला है कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूँ, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो। दरअसल अखिलेश यादव भीम आर्मी के जरिए दलित वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच पिछले कई महीनों से मीटिंगों का दौर चला और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। दूसरी तरफ बीएसपी ने भी पहले चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें 14 मुस्लिम, 12 ओबीसी और 9 दलित शामिल है। खुद को दलितों की रहनुमा बताने वाली मायावती भी दलित प्रत्याशियों की भागीदारी में कमी नहीं ला रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोटर की भूमिका निर्णायक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओबीसी समुदाय के बाद दलित वोट की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 40% से अधिक ओबीसी है। इसके बाद 22% से अधिक दलितों की संख्या है। ऐसे में अगर किसी पार्टी को ओबीसी के साथ दलितों का वोट भी मिल जाए तो वो सत्ता पाने की पक्की गारंटी मानी जाती है। सभी राजनीतिक पार्टियों की दलित वोटर्स पर नजर है। अब दलित किसके पाले में जाएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दिनेश सिंह हमारे साथ बीजेपी से हैं, सत्येंद्र सिंह यादव एसपी से हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हमारे साथ रमेश ठाकुर है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज के इस मंच पर। जी, अब सबसे पहले मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी ने आज अपनी लिस्ट जारी की है। 60% ओबीसी और साथ ही साथ दलितों को चेहरा बनाया गया है। क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की है? पूजा जी, निश्चित आप एक टैगलाइन भी आपके उस पर चल रहा था कि बहुजन किसको दिलाएंगे बहुमत। निश्चित तौर पे भारतीय लोकतंत्र में बहुजन का मतलब है कि अधिकतर लोग
बहुत से सारे लोग जिसके साथ होंगे, जिनके साथ होंगे उसी की सरकार बनेगी जी। लेकिन दो तरह के लोग या दो तरह की पार्टियां हैं। वैसे तो तीन तरह की पार्टियां इस देश में है, एक व्यक्तिवादी है, दूसरी परिवारवादी है और तीसरी भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रवादी पार्टी जी। 2014 के पहले पूजा जी बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश की राजनीति और उसमें विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जाति आधारित राजनीति थी। लोगों ने समाज को बांटो और राज करने की नीति अपनाई थी। वो कांग्रेस पार्टी रही हो, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी आई, और समाज को इसी तरह से जातियों में बांटकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। कुछ लोग हैं जो सत्ता की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कैसे समाज में जो अंतिम पायदान पर है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति का कैसे कल्याण हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उत्तर प्रदेश में भी पिछले 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों ने भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उसी दृष्टिकोण को लेकर काम किया है। और अगर इतना ही दलितों के लिए काम किया गया है, ओबीसी के लिए काम किया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को छोड़ के गए, और भी दलित नेता गए, इस पर क्या कहेंगे? वो तो संतुष्ट नहीं नजर आए, उन्होंने तो साफ कहा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ना बीजेपी को कहने में कुछ छोड़ा, ना बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को कहने में कुछ छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी से निकल जाता हूं वो नेस्तो नाबूद हो जाती है। मुझे लगता है कि पूजा जी अब उनके लिए कोई पार्टी बची नहीं है। ये सब अवसरवादी नेता हैं, वो अवसर की तलाश करते हैं। और क्यों गए ये भी सबको पता है, और नहीं पता है तो 2-4 दिनों में पता हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। हम इस मुद्दे पर हमारी पार्टी कैसे समझौता कर सकती है? स्वामी प्रसाद मौर्य आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, 5 वर्षों तक वो मंत्री रहे और अंतिम दिन तक वो मंत्री रहे। वो 2 घंटे पहले पार्टी छोड़कर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख नहीं पूजा जी, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। और ये सारे लोग क्यों गठबंधन कर रहे हैं, क्यों एक पाले में जा रहे हैं, इसको भी लोग देख रहे हैं। क्योंकि आज विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में कोई दल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहता है जी। आज इसलिए अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं जी। इसके पहले समाजवादी पार्टी का शासन था, इसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी का शासन था। कितने पिछड़ों का कल्याण इन्होंने किया था जी, कितने दलितों का कल्याण इन्होंने किया था, चाहे वो पिछड़े वर्ग के सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं, जो पहले सत्ता में थे। सत्येंद्र जी हमारे साथ है। सत्येंद्र जी देखिए, ऐसा है, ये ऐसा लगता है इन लोगों को मीडिया पर ना आदत है भगवत गीता शुरू करने का। इस वक्त देश की जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर जितनी सारी बातें इन्होंने कह दी हैं। एक सेकंड दिनेश जी, पहले बात सुन लेते हैं, फिर बात सुन लेते हैं, पहले फिर बात करेंगे आगे जी। जितनी इन्होंने बातें कह दी हैं, बीजेपी में एक भी सत्य नहीं है। ये जिस बार परिवारवाद इतना ये दो रोज टीवी पे एक ही बात बोलते हैं। पूनम महाजन कौन है, पंकज सिंह कौन है, सुषमा स्वराज के पति भी कल्याण सिंह हम यहाँ पर सत्येंद्र जी यहाँ पर हम एक मिनट की बात का जवाब दूंगा जी। चर्चा पर हम अपनी यूपी की चर्चा पर आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि जिस हम बहुजन की बात कर रहे हैं उसमें 60% जो है ओबीसी वोट बैंक है और 22% जो है दलित समाज के लोग हैं। तो ये बहुजन है जिसको लेकर चलना चाहती है राजनीतिक पार्टियां, जिसको वोट बैंक में तब्दील करना चाहती हैं पार्टियां। या तो आप बोल लें या फिर मैं जी। सत्येंद्र जी बोलिए। अगर आपको मेरी बात सुननी नहीं है तो डिबेट अरे सुननी है देख, लेकिन आप डिबेट के पॉइंट पर तो आइए ना सर, उस पर तो बात कीजिए ना सत्येंद्र जी। पर मतलब बीजेपी जो आपको पर्चा पकड़ा देगी वो ठीक है। आप ये जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ये इसको छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात पर आइए। आपको इतनी तकलीफ हो रही है, एक सेकंड, अगर आपको सत्येंद्र जी आपको डिस्कस नहीं करना है तो आप साफ बोलिए। यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी वही है जिसने सरकारी नौकरी में दलितों को आगे पदोन्नति देने का विधेयक फाड़ा था, ये वो पार्टी है। अब बोलिए, ये बीजेपी की तरफ से पॉइंट नहीं आया, ये मैं बोल रही हूँ पत्रकार होने के नाते। आप पत्रकार होने के नाते नहीं, आप बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते बोलिए। उसमें कितने आप बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोलिए। आप बताइए बैठकर,
आप बीजेपी की तरफ से बोलिए, इनको क्यों बोलने दे रही हैं? नहीं, बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए मैं पर्याप्त हूँ, बोलने की जरूरत ही नहीं है, पर्याप्त हूँ। आपको किसी को आप इस पर आइए ना, आप सत्येंद्र जी इस बात पर आइए कि आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है दलितों को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर। आपकी पार्टी का एजेंडा बताइए। आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप मुझे भी छोड़ दीजिए। आज आपके ऊपर भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, 1.5 महीने तक लटकाया है, उसके बाद जो है उनको आपने कोई स्थान नहीं दिया पार्टी में। ये उनका आरोप है। इस पे आ जाइए, इस पर आ जाइए। ना ये मेरा है ना ये बीजेपी का है। अरे मैं तो आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं जी, बोलिए। लेकिन जो सत्ता में है, सरकार में है, उन्होंने कोई सवाल किया, उसका जवाब मैं दूंगा कि आप देंगी? फिर आप ही दे दीजिए उनको जवाब, मुझे क्या जरूरत है? आप ये इधर उधर की बात करने के बजाय आप जवाब दीजिए ना, आप सीधे। अरे आप मुझे बताएंगी कि मैं इधर की बात कर रहा हूँ कि उधर की बात कर रहा हूँ? तो बोलिए, आप बात तो शुरू कीजिए। मैं बात शुरू ही कर रहा हूं, लेकिन आप बीच में बोलते जा रही हैं। आप तभी तो जब मैं बात शुरू करूंगा सुनेंगी तभी ना। ये इस वक्त जो बीजेपी का ये दुनिया भर की जो रामायण लेके और जो कथा भागवत की तरह शुरू कर देते हैं, इनको पहले ये अपना ये झांकना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी जो दबाव की राजनीति और तमाम इनके जो सहयोगी मीडिया कर्मियों के सहयोग से जो करना चाहते थे, वो एक्सपोज हो चुकी है। रही बात चंद्रशेखर की, समाजवादी पार्टी को जिन लोगों के साथ गठबंधन करना था हो चुका है, अब वो मैदान में आ चुकी है, समय खत्म हो चुका है। रही बात चंद्रशेखर जी की या और तमाम जितने भी लोग हैं, देखिए हर एक व्यक्ति की जो डिमांड होती है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। पार्टी का जो गठबंधन इतने दिनों से जो प्रोसीजर चल रहा था पूरा हो चुका है, पार्टी मैदान में जा चुकी है और अब कोई गठबंधन और इस तरह की चीज की अब संभावना नहीं बची हुई है। वो लोकतंत्र व्यवस्था है, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रगति को लेकर, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जिससे आम आदमी पीड़ित है, उसके लिए पूरा खाका बना चुके हैं, तैयारी है। हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, रोजगार देंगे, सड़कें जिस तरह से हमारे जो सरकार में बनी थी फिर से शुरू होंगी, जो मेडिकल की व्यवस्था हमने जो की थी फिर से शुरू होगी और जिस तरह से झूठे और फर्जी जो पोस्टर रिलीज होते हैं वो हमारी सरकार में नहीं होंगी। चलिए, यहाँ पर रमेश जी मैं आपके पास आती हूँ। अब आपने बीजेपी का पक्ष सुना, समाजवादी पार्टी का पक्ष सुना और बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी आपको बहुत ही नॉलेज है कि वो बीजेपी जो बीएसपी है वो भी जो है दलितों को कहीं छोड़ने वाली नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? आपने सबकी चर्चा सुनी है, क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, मुझे लग रहा है इस बार का चुनाव जो है 2017 से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि डाइवर्जन जो पिछली बार जो हुआ था, चाहे बसपा का वोट बैंक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक अपना बूथ कैडर वोट हो। देखो, भाजपा 19 साल के बाद में 2017 में वापसी करी थी, उन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत उन्होंने हासिल करा था और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दल, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बसपा से आए थे और बाकी ऐसे नेताओं को लेके एक लकीर खींची थी। वो लकीर ये कि जितनी भी जाति प्रथा पे चुनाव लड़ा जाता है उत्तर प्रदेश, उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे लग रहा अंततोगत्वा उस पे भारतीय जनता पार्टी विफल हुई। विफल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 5 साल में जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ में रहे या फिर दारा सिंह चौहान उनके साथ में रहे, तो इनको भारतीय जनता पार्टी यथावत नहीं कर पाई, समेट नहीं पाई। अगर समेट पाती तो मुझे लग रहा है दूसरे टर्म में 2022 के चुनाव में मुझे लग रहा है इनको किसी तरीके से कोई आसानी नहीं होती। अब वही फार्मूला जो फार्मूला 2017 में इन लोगों ने अपनाया था, चाणक्य वाले अमित शाह जी ने अपनाया था, वही फार्मूला मुझे लग रहा अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं, क्योंकि उनके कुनबे से जितने भी टूट के इनके पास आए हैं वो सारे के सारे उसी धर्रे पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जो चीज है शायद आने वाले समय में उतनी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब का जो रुझान है, मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी की बात ना करें तो बाकी 22% इस समय दलित वोटर इस समय उत्तर प्रदेश में है। तो ये वोट जो है ना, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट इस बार होगा, क्योंकि ये अपना जो 22 या 23% जो वोटर हम लोग कहते थे बहुजन समाजवादी पार्टी का होता था, वो यथावत होता था, वो कहीं डगमगाता नहीं था। लेकिन 2017 में टूट के सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया। लेकिन इस बार
वो जो वोटर है वो सब साइलेंट है कि वो और किस बार कहाँ पे हम जाएंगे। मुझे लग रहा है वो वोट जो है वो बड़ा निर्णायक भूमिका इस बार निभाएगा। और ये तय है कि सारे का सारा वोट है वो बसपा में जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो वोट बसपा सपा में भी जा सकता है और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में जाए। इसलिए मुझे लग रहा है चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रमेश जी, दो पॉइंट जो मैं उठाना चाहूंगी। एक तो पिछली बार अगर हम चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो इकट्ठा थी, बीएसपी और एसपी दोनों साथ में थे, तो एक सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला इजाद किया गया था, लेकिन वो फॉर्मूला फेल हो जाता है। उसी दौरान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और कई जो है नेता जो है बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, वहां उनको फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अब सिनारियो ये है कि बीएसपी सीन में काफी पीछे है इसमें इलेक्शंस में। दूसरी चीज ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का और अन्य नेताओं का बीजेपी का साथ छोड़ना, ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है पूजा जी, अब जो एक नैरेटिव है वो मुझे लग रहा है जनता का ये दल बदल पाला बदल नेताओं की से पूरी तरीके से बदल चुका है। गठबंधन की राजनीति हम लोग देखते थे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में अब तक सिंगल फ्रेम में कांग्रेस के अलावा मुझे लग रहा दूसरी कोई पार्टी आई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी आती है वो भी एनडीए के साथ में आती है। गठबंधन की राजनीति का एक दौर हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, जो गठबंधन करता है वो बड़ा अवसरवादी नेता होता है। उनको अपने एक मलाई चाहिए होती, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लो या दूसरे किसी नेता की बात कर लो। ये रमेश जी, अभी भी देश में और प्रदेश में गठबंधन की राजनीति हो रही है। मुझे लगता है आपका जो पॉलिटिकल जो आप एनालिस्ट कर रहे हैं, सुनिए, इस वक्त जो सरकार में पार्टी वो भी गठबंधन के साथ है। ये अनुप्रिया पटेल से लेके जितना बीजेपी गठबंधन में है, सरकार में और केंद्र में भी है। आप पार्टियों के चाहे तो मैं आपको सूची भेज दूंगा। आप कह रहे हैं गठबंधन की राजनीति हुआ करती थी, आपका कहाँ, ये कौन सा विश्लेषण है आपका भाई? रमेश जी, मैं बताना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, केंद्र में भी और राज्य में भी गठबंधन की राजनीति हो रही है। खुद विद्याजी भी हो तो हमारे बैठने की जरूरत नहीं, आप ही बात कर लो। मैं उसी पे आ रहा था, आपने पूरी बात मेरी होने नहीं दी। अब मैं वो कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से टूटे हुए कुनवे को और ये खाली कारतूस को जिस तरीके से इकट्ठा कर रही है, ये मुझे लग रहा अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि इस समय जो स्थिति अखिलेश यादव की थी, मुझे लग रहा जब तक ये टूट के नेता नहीं आए थे बहुत मजबूत थी, बहुत अच्छी लीड ले रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा अगर सरकार खुदान खास्ता समाजवादी पार्टी की बन पाती है तो ये छोटे छोटे दल वाले जो नेता है ना, इनकी अपनी एक भूमिका होगी, इनकी अपनी एक मांग होगी। तो मुझे लग रहा ये अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है कि आगे की सरकार इनके साथ में मिलकर चला पाए। इतनी बड़ी इतने बड़े जी रमेश जी, अब सत्येंद्र जी की बात सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी, आप विश्लेषण कर रहे हैं और आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के बस की बात है कि नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपका विश्लेषण मैंने सुन लिया। समाजवादी पार्टी, हम तो देखिएगा, हम तो वोटर हैं, ठीक है, आप लोकतंत्र है। सुनिए, समाजवादी पार्टी और हमारी सरकार में ही हो सकता है कि माननीय अखिलेश यादव की फोटो लगा के कोई खबर चलाना। भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई पत्रकार आजादी के साथ कोई बात कह सकता है बिना चापलूसी के और बिना सिर्फ उनको समर्पित होके। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग कहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी जो आ रही है, जी सत्येंद्र जी, आप विश्लेषण आपके साथ बैठूंगा। जी, आपकी आवाज कट गई थी, अपनी बात दोहराएंगे प्लीज सत्येंद्र जी? जी, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गंगा में लाशें तैरी, कोरोना में जिस तरह से लोगों को अकेला छोड़ दिया, और जो सरकारी बसों का मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के लिए अधिकारियों का, बच्चों का, स्कूल के बच्चों को नोटिस दिया गया है कि आपको कार्यक्रम में पहुंचना है और जबरन उनको बुलाया गया। अधिकारी से लेकर सभी लोगों पर जिस तरह से दबाव की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर करनी चाहिए थी, जनता उसके खिलाफ प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। जी दिनेश जी, असल में क्या है पूजा जी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को कोई मना नहीं कर सकता है, और समाजवादी पार्टी को भी देखना चाहिए। 2014 में भी इन्होंने देखा था, 2017 में भी इन्होंने देखा था, 2019 में भी देखा था और 2022 में भी देख रहे हैं। आप ही लोग कहते थे और सारे लोग कहते थे, जितने विश्लेषक थे, जितने मीडिया कर्मी थे, वो कहते थे
कि सपा और बसपा जब मिली थी तो इससे बड़ा कोई गठबंधन हो नहीं सकता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन उसके बाद हश्र क्या हुआ ये भी आप सारे लोगों ने देखा है। इसलिए हम पूजा जी यही कह रहे थे, जब चर्चा करें तो थोड़ी सकारात्मक करें। देश की जनता आपको सुनती है और जब आप इस तरह की बात करते हैं तो हंसती है, क्योंकि 2014 के पहले मैं शुरू में ही कहा था इस तरह की राजनीति थी। लोगों ने लोगों को समाज का डर दिखाकर राज किया इस देश में, इस प्रदेश में। लेकिन 2014 के बाद इस देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने सही मायने में विकास को समझा। विकास का मायने होता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक परिवार में माननीय मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के एक परिवार में 24 लाल बत्तियां थी, 24, ना 23 ना 25, 24 कहे तो मैं नाम लेके सुना दूं, 24 लाल बत्तियां थी। ये बेरोजगार हुए हैं। आप मुझे बताइए, दूसरी चीज अभी बात कर रहे थे कोरोना काल के मैनेजमेंट की, वो भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब कोरोना का महासंकट पूरे विश्व में आया था, उत्तर प्रदेश में भी आया था। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहां थे? बिल में घुस गए थे। और इनके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, वो कह रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। ये भी उत्तर प्रदेश की जनता देखी है। और तीसरी बात, अरे आंकड़ों पे बात करिए, ये सब कब तक रिपीट करते रहेंगे? उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया ये बताइए। नौकरी कितनी दिया आपने ये बताइए। रोजगार कितनों को दिया? शिक्षा आपकी कहां पहुंची? कितने लोग मारे गए कोरोना में? आप क्या बात करते हैं वही आप जाते रहते हैं, रोज बात करते हैं वही सुना रहा हूं। सुन लीजिए, अगर सुन लेंगे तो अच्छा जवाब दे पाएंगे अगले डिबेट में। सचिन जी, आप तथ्यों पे बात करिए। नौकरी बता दीजिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, एक नौकरी बता दीजिए जो बिना हाई कोर्ट गए मिली हुई, एक नौकरी बता दीजिए। आज आपके ओबीसी की नौकरी जनरल कैटेगरी में आपके डीएम एसपी कौन सी जाति के लगाए जाते हैं आपके? अरे आप तथ्यों पे बात करिए, आंकड़ों बात करिए। तथ्य पे बात कर रहा हूं तो आप सुनने को तैयार नहीं है। तो आपके शासनकाल में कोई एक नियुक्ति बता दीजिए जो हाई कोर्ट गए बिना हुआ। दूसरी चीज, हम कह रहे थे 2013 में पीसीएस का रिजल्ट आया था। मैं आपसे पूछना चाहता था कितने लोग यादव जाति के थे? आप बता दीजिएगा अभी मेरे बोलने के बाद। तीसरी चीज, आज 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने दी है। ये 1.5 लाख 2.5 लाख फिर 4.5 लाख, ये क्यों फर्जी बात कर रहे हैं आप? जैसे कोई कौन से विभाग में कितनी नौकरियां हैं बताइए, एक्सप्लेन करिए मुझे। लेकर झोला लेकर आप लोग बताइए कौन से विभाग में कितनी नौकरियां दी? आप दोनों की बात सुन ली है। मैं रमेश जी आपके पास आती हूँ। रमेश जी आपके पास आज रोजगार की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, रमेश जी आपके पास आ रही। यूपी में दलितों के लिए 86 सीटें आरक्षित है, क्या प्रभाव आप इन पर देखते हैं रमेश जी? नहीं, देखिए जितनी भी आरक्षित सीटें हैं यहाँ पे, इन जितने भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे इनका प्रभाव ऑटोमेटिकली बहुत तगड़ा हो जाता है, क्योंकि एक कुछ जगह पे मजबूरी हो जाती है जी, क्योंकि उनको वोट देना और दूसरा कोई कैंडिडेट उनके सामने होता भी नहीं है। और रही बात लोकतंत्र की, ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि चाहे रिजर्व हो या अनरिजर्व हो, तो देखो लोकतंत्र में कोई भी चुनाव में आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे लग रहा है उनको एक नैतिकता का पाठ पढ़ना चाहिए। जो राजनीति उनको जो लोग उनको वोट करते हैं बड़ी उम्मीद के साथ में करते हैं, उन चीजों में आना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी सत्येंद्र भाई कह रहे थे कि आंकड़ों की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं यादव जी। आंकड़ों पे अगर बात होगी तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी, क्योंकि आंकड़ों पे ही भारतीय जनता पार्टी कोई भी जवाब दे नहीं पाएंगे। और मुझे तो ये लग रहा है कि बात होनी चाहिए। नहीं, आंकड़ों पे ही बात होनी चाहिए। नहीं, देखो आंकड़ों पे जब बात आ जाए 2017 बिल्कुल आंकड़ों पर बात होनी चाहिए। और रमेश जी, आंकड़ों पर जब बात हो तो आंकड़ों पर ये बात हो कि उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश में कितने हाईवे थे, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, इनको मालूम है। तौर पर रमेश जी इनको पूछिए कहाँ है 65 मेडिकल कॉलेज यूपी में? देकर कहता हूँ आप आंकड़ों, अरे झूठ बोलते हैं, फर्जी पोस्टर छपवाते, फर्जी अखबार में इश्तेहार लगाते, फिर माफी मांगते हैं। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्विटर डिलीट किया जाता है। चलिए एक सेकंड रमेश जी, एक चीज और जानना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और गोरखपुर जो जिला है वो वहां पर दलितों का ज्यादा प्रभाव है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे लग रहा पूजा जी ये जो फैसला है वो दिल्ली से हुआ है, लखनऊ से नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है जो अंदर की जानकारी है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, और तो कुछ सूत्र जो हमारे बताते हैं कि
जो योगी आदित्यनाथ है उनका एंड टाइम तक भी उनका जो चुनाव लड़ने का था वो अयोध्या से ही उनका मन भी बना हुआ था, लेकिन एंड टाइम में उनकी सीट बदली गई है। क्योंकि देखो, एक बड़ा नेता होता है, उनको एक ऐसी सीट भी चाहिए होती है जहां से वो आसानी से जीत सके, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ में ये चीज है, वो कहीं से भी लड़ जाते, क्योंकि उनकी लोकप्रियता अगर देखी जाए भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नेताओं से अलग है, व्यक्तिगत उनकी एक छवि है, तो ये सारी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है ये जो 107 सीटें मतलब जो उम्मीदवार इन्होंने घोषित किए हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को इनको क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरीके से वो बाहर आ गए और उन्होंने आके खलबली मचा दी कि कई मंत्रियों, कई विधायकों का टिकट कटने वाला है, उससे मुझे लग रहा है एक वो लिस्ट बना ली थी काटने वाले की, उसमें कटाई ज्यादा हो गई थी। जब इनको लगा कि अगर ये बात अगर फैल गई तो और भी लोग जा सकते हैं, तो मुझे लगा लिस्ट को रातों रात में बदला गया, उनको सीट में कम लोगों के टिकट काटे गए। लेकिन ठीक है, देखो कोई भी पार्टी होती है जब चुनाव में जाती है तो अपने से एक सर्वे करवाया जाता है, कौन विनिंग कैंडिडेट है, कौन जीता जाता है, पार्टी का अपना एक व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन मुझे लग रहा इस बार का जो चुनाव है, और वो जो चुनाव हम जाति प्रथा पे उत्तर प्रदेश में देखा करते थे, लिटरेसी पे देखा करते थे, तो मुझे लग रहा उससे हटके कहीं ना कहीं जो वोटर इस बार का है, उनके मन में मुझे लग रहा कुछ इच्छाएं हैं, वो कुछ और चाहते हैं। क्योंकि महंगाई पे इस बार बात नहीं हुई है, रोजगार पे इस पे ज्यादा बात नहीं हुई है, 4.5 लाख का जो आंकड़ा जो बताई जा रहा है इस बार, मुझे लगता है वो धरातल पे अगर उनको पूछा जाए ये आंकड़ा फिट नहीं बैठेगा, ये आंकड़ा स्टैंड नहीं करता है। तो दिनेश जी हैं, इनसे ही बात कर लेते, जो आपने पॉइंट्स उठाए उनसे ही बात कर लेते। दिनेश जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जब 4.5 लाख की हम बात करते हो तो आंकड़े वो फिगर में है। ये तो आज तो आरटीआई का जमाना है पूजा जी, आज तो कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से पूछ सकता है कि आपने कितनी नौकरियां दी और किस किस विभाग में। लेकिन रमेश जी ने एक बात और उठाई है, रमेश जी ने एक और बात उठाई है कि यहाँ पर महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, नौकरियों की बात नहीं हो रही है। इन चुनावों की बात करें तो नहीं पूजा जी, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि लोग इस मुद्दे पे अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए अगले पिछड़े की बात कर रहे हैं। और पिछले भी चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव का आप उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है जहां अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर ज्यादा हैं। जहां अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर ज्यादा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। इसलिए जो अगड़े पिछड़े की बात करते हैं उनके पास जब कोई ये मुद्दा, ये कह रहे हैं कि हम आएंगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आपका स्टूडियो भी नोएडा में है, हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। बिजली आती और जाती थी, पता ही नहीं चलता था, बिजली होती ही नहीं थी। इस बार भी यही करेंगे, बिजली तो दे नहीं पाएंगे। इसलिए मुंगेरी लाल के, और एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए नेताजी का जन्मदिन भी होता था सैफई में, जब से सरकार गई ये पता नहीं चल रहा है। लंदन से बग्घी आती थी, सत्येंद्र जी नृत्य होते थे, वो गायब हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। अब रामप्रीत यादव दूसरे नहीं, इनका हो जाए तब मैं बोलूंगा। अब कोई अतीक एक सेकंड दिनेश जी, सत्येंद्र जी को सुन लेते हैं, एक सेकंड जी। सत्येंद्र जी बताइए। देखिए ये डबल इंजन नहीं, ये डबल लूट और डबल झूठ की सरकार है जी। हाँ। दोनों तरफ से ये डबल लूट और डबल झूठ की सरकार जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनको जरा पेट्रोल और डीजल की कीमत पूछ लीजिए तो ये कहेंगे ये बाहर से है। इनसे पूछिए कि इस वक्त तेल की, जो घरेलू खाने का तेल है, उसकी कीमत कहां है, सब्जियां कितनी महंगी हैं, आम आदमी के कपड़े, जूते, मोबाइल रिचार्ज से लेकर आम आदमी जो 200-300 कमाता है बेचारा कहां जाएगा, दाल चावल खरीद नहीं सकता है, इनको इससे लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि रोजगार की जो बात कर रहे हैं, इनके लखनऊ पे जब हमने टीवी पर बोलना शुरू किया कि लखनऊ में एक चौराहे पर 1.5 लाख पोस्टर लगा हुआ है रोजगार का, दूसरे पे 2.5 लगा था, तीसरे पे 4.5 लाख लगा था, अब नहीं 4 लाख लगा था, अब ये लोग 4.5 बोलने लगे हैं। अब एक दिन किसी टीवी पर मैं देख रहा था कि 12 लाख रोजगार के पोस्टर थे। अरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ फर्जी पोस्टर, फर्जी विज्ञापन और झूठे उद्घाटन के नाम पर जनता ऊब चुकी है। दिनेश जी जनता बदलाव चाहती है। क्या है समाजवादी पार्टी के, इसीलिए तो बुद्धि पर तरस आता है। जब आपने 1.5 लाख देखा था तब भी सत्य था,
तब 1.5 लाख था, आज आप अरे आप जा रहे हैं, आपको बधाई, 12 लाख आपको बधाई। रमेश जी आपके पास आऊंगी, रमेश जी आपके पास आऊंगी, रमेश जी आपके पास आऊंगी। 12 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी में जाइए, आप जाइए, आप बताइए उत्तर प्रदेश को। मैंने आपको सुना ना, जब आपको सरकारी नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता है तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है कि आपको रोजगार और नौकरी में नहीं पता है। आज भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया गया है, जब आपको रोजगार और नौकरी में नहीं अंतर है तो कौन समझा का जवाब दीजिए। आप सरकार को प्रेजेंट करने आए, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पैनलिस्ट कह रहा हूँ। और सुन लीजिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, will you give me answer of my question that how much annexure is in Indian Constitution? Can you tell me? Come on. सत्येंद्र जी आपको किसी से जरा सा वास्ता है? एक सेकंड, मैंने आप दोनों की बात सुनी। रमेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर बात उठी है कि ना तो रोजगार की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही है, ना किसी और मुद्दे की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है जी नहीं होनी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद बताइए, फिर हम आगे बताएंगे। रमेश जी, ये फ्री की राजनीति जो है, वोट बैंक साधने का, दलितों को साधने का, बैकवर्ड्स को साधने का, आर्थिक रूप से कमजोरों को साधने का एक मंत्रा है, एक तुरुप का पत्ता है। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत खतरनाक राजनीति है पूजा जी। मुझे लग रहा है जो फ्री के और फॉकट की जो चीजों के बाहर जो चल पड़ी है, इससे तो मुझे लग रहा है सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बड़ा मुफीद समय होने वाला है राजनीति करने का। देखो, राजनीतिक पार्टियां क्या चाहते हैं? राजनीतिक पार्टियां, उनकी राजनीति वहीं तो सबसे ज्यादा आसानी से होती जहां गरीब ज्यादा होते हैं। अब ये फ्री का राशन दे के, फ्री का वैक्सीन दे के, फ्री की सारी चीज का नाम कह के, ये फ्री का नहीं है भाई। ये हम टैक्स पेयर लोग हैं, ये हमारा ही है, हमें आप दे देते हो, फ्री का नाम बता देते हो, ये नहीं है। मुझे लग रहा है सत्येंद्र यादव जी जैसे लोग हैं तो इनको, ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनके अंदर बचपना है। 2017 में जिस तरीके से भाजपा ने एक ही तो नारा दिया था कि हम मंदिर बनवाएंगे, आपसे और हमसे वोट मंदिर के नाम से लिया था, मंदिर बन गया, खत्म कहानी। अब आप उसके बाद में महंगाई क्या है, मुद्दे का है, ये बात की बात हो जाएगी ना। अब 2022 का मामला है, इसमें भाजपा से पूछो क्या महंगाई पे चुनाव हो रहा है, रोजगार पे चुनाव हो रहा है, ये हमें पूछना जाना चाहिए, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा है। जी, आखिरी कमेंट दिनेश जी। नहीं, बिल्कुल, हम तो कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बात हो इस चुनाव में। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इस प्रदेश में इस बार चुनाव हो। हमें चाहते हैं कि देखिए, सरकार पूजा जी किसी करो ना, सरकार क्यों बनती है? सरकार बनती है जन कल्याण के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन 5 वर्षों में जन कल्याण की योजनाएं बनाई और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचा। बाकी सरकारों ने भी काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने काम किया। 3 लोगों ने अपने और अपने परिवार के लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए योजना बनाई। एक जात को, एक वर्ग विशेष को लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए योजना बनाई। लेकिन अब बहुत कम समय बचा है। अब जो सत्ता में है वो कुछ कर नहीं सकता, अब तो सीधे बटन जनता के हाथ में पहुंच गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, सत्येंद्र जी, दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। और फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में जवाब तो चाहिए में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।